नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्ययन केंद्र में। आज हमने ये बीएस नेगी पंचम संस्करण से बीएस नेगी पेज बाय पेज सीरीज चलाई है। आज हम बीएस नेगी बुक के पेज नंबर 3 को याद करेंगे। और आज की इस पेज पर जो जानकारी है ना, वो सच में आपको हैरान कर देगी। हाँ, बिल्कुल। और इस पेज के तथ्य सिर्फ सूचियां नहीं हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये इस पूरे क्षेत्र की आत्मा को समझाते हैं। सही बात है। मतलब मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे एक जगह कनकटा बैल आंदोलन के बारे में दिखा। भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए किसी बैल का कान काटना। मुझे तो पहले लगा कि ये कोई व्यंग्य है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये इतिहास के सबसे अचूक और जमीनी विरोधों में से एक था। होता क्या था कि भ्रष्ट अधिकारी कागजों पर बार बार एक ही मरे हुए या बीमार पशु को दिखाकर सरकारी मुआवजा हड़प रहे थे। ओह, तो मतलब वो कागजी कार्यवाही का ही इस्तेमाल करके आम इंसान को ठग रहे थे। एकदम सही। जब तंत्र इतना भ्रष्ट हो जाए तो शिकायत का कोई सामान्य तरीका काम नहीं आता। तो साधारण गांव वालों ने उसी बैल का कान काटकर उस पर एक पक्का निशान बना दिया और उसे अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया। क्या बात है। मतलब एक ऐसा सबूत जिसे कोई भी भ्रष्ट अधिकारी फाइलों में झुठला नहीं सकता था। ये तो एक अचूक कदम था। बिल्कुल। और यही तो हम आज समझना चाहते हैं। ये जो बीएस नेगी का संकलन है, ये बताता है कि कैसे इतने ऊंचे पहाड़ों और बेहद कठिन जलवायु के बीच एक पूरी सभ्यता ने संघर्ष किया है। हाँ, और अगर हम एकदम शुरुआत से देखें, मतलब पेज की शुरुआत में ही वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को हेमवत कहा गया है। इसके अलावा देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि भी। मनीषियों की पूर्ण भूमि क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में ज्ञान और दर्शन का विकास किसी दंद कमरे में नहीं होता था। उसके लिए एक एकांत और सुरक्षित वातावरण चाहिए होता था, जो हिमालय की घाटियों ने दिया। अच्छा, और यहीं पर मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम का भी जिक्र है। हाँ, कण्वाश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं था। वो उस दौर के एक विशाल विश्वविद्यालय की तरह काम करता था, जहाँ सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान, राजनीति और साहित्य भी पढ़ाया जाता था। राजनीति की बात आई है तो मैं किताब में देख रहा हूँ, यहाँ लिखा है कि उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कुणिंद वंश थी और अमोघ भूति इनके सबसे शक्तिशाली शासक थे। बिल्कुल, कुणिंद वंश ने ही पहली बार इस क्षेत्र को एक राजनीतिक पहचान दी थी। लेकिन जो चीज मुझे यहाँ सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के बारे में, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। यहाँ लिखा है कि इनकी राजभाषा संस्कृत थी। हाँ, और सबसे प्रतापी राजा ललित सुरदेव थे। लेकिन मुझे एक उलझन हो रही है, पहाड़ों के इतने दुर्गम इलाके में जहाँ लोगों की अपनी स्थानीय बोलियां रही होंगी, एक राजा प्रशासन के लिए संस्कृत का चुनाव क्यों करेगा? मतलब क्या ये खुद को जनता से अलग करने का तरीका नहीं था? नहीं, लेकिन कत्यूरी राजवंश का ये फैसला सिर्फ बातचीत या संचार के लिए नहीं था। तो फिर किस लिए था? ये सत्ता की वैधता स्थापित करने के लिए था। उस समय संस्कृत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरह से शास्त्रीय सत्ता की भाषा थी। संस्कृत को राजभाषा बनाने का मतलब था कि वो खुद को सिर्फ एक स्थानीय कबीला नहीं बल्कि एक अखिल भारतीय शाही पहचान के बराबर खड़ा कर रहे थे। ओह, समझ गया। तो ये शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था। इसी सत्ता के खेल में आगे चलकर चंद वंश का उदय होता है और किताब में बालो कल्याण चंद का एक फैसला बहुत दिलचस्प दिया है। उन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा कर दी थी। हाँ, और इसके बाद अल्मोड़ा सिर्फ एक राजधानी नहीं रहा, वो ताम्र उद्योग यानी तांबे के उद्योग और सिक्कों की टकसाल का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। वही तो मेरा सवाल है, राजधानी बदलने से अचानक कोई जगह इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र कैसे बन सकती है? क्योंकि राजधानी बदलना कभी भी सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं होता। चंपावत के मुकाबले अल्मोड़ा भौगोलिक रूप से ज्यादा सुरक्षित था और व्यापारिक मार्गों के एकदम केंद्र में था। अच्छा, तो जब नई राजधानी बनती है तो व्यापारी और कारीगर खुद ही वहां चले आते हैं? बिल्कुल। और अपनी मुद्रा छापने का मतलब है कि राज्य अब आर्थिक रूप से आजाद है। वो अपने व्यापार को खुद नियंत्रित कर रहा है। इसी आर्थिक विस्तार के तहत ही तो रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर बसाया था। लेकिन हर राजा अर्थशास्त्र को इतनी अच्छी तरह नहीं समझता ना। इसी वंश के एक राजा थे देवीचंद और बीएस नेगी की किताब में उन्हें कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है। अब तुगलक सुनते ही तो सन की फैसलों की याद आती है। देखिए, इतिहास में तुगलक का नाम अक्सर प्रशासनिक विफलता के लिए इस्तेमाल होता है।
इसका ये मतलब नहीं है कि शासक पागल है। तो फिर इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो ऐसी नीतियां बना रहा है जो कागजों पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब पहाड़ों में मैदानी इलाकों वाले नियम लागू करना। एकदम सही। पहाड़ों का भूगोल, रसद और वहां के लोगों की क्षमताएं मैदानी इलाकों से बहुत अलग होती हैं। अगर कोई राजा वहां बैठकर मैदानी साम्राज्यों वाले प्रयोग करेगा तो वो नीतियां धरातल पर औंधे मुख गिरेंगी ही। हाँ, और जब सत्ता के लोग जमीनी हकीकत से कट जाते हैं तो आम लोग खुद फैसले लेने लगते हैं और यहीं से जन चेतना की शुरुआत होती है। किताब में 1870 के अल्मोड़ा में एक डिबेटिंग क्लब का जिक्र है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन 1870 के दशक के अल्मोड़ा में एक डिबेटिंग क्लब, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कुछ अंग्रेज अधिकारी बैठकर चाय पी रहे हों। इसका आम जनता से क्या लेना देना था? नाम से भले ये बहुत विदेशी लगे, लेकिन इसका असर बहुत क्रांतिकारी था। इस क्लब ने पहली बार स्थानीय लोगों को तर्क करने का संस्थागत तरीका सिखाया। अच्छा, मतलब सत्ता के फैसलों पर सवाल उठाना सिखाया। बिल्कुल, जब लोग एक साथ बैठकर तर्क करना सीखते हैं तो वो सिर्फ आदेश मानने वाली प्रजा नहीं रह जाते। इसी का तो नतीजा था कि ठीक एक साल बाद 1871 में पहले कुमाऊनी अखबार का प्रकाशन शुरू हो गया। और फिर ये विचार पूरे क्षेत्र में फैलने लगे होंगे। इसी वजह से 1888 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। हाँ, ये पूरा बौद्धिक जागरण था। और बाद में 1939 में टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना हुई और अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो गया। लेकिन जो संघर्ष मुझे सबसे गहरा लगता है वो है डोला पालकी आंदोलन। यहाँ लिखा है कि ये शिल्पकारों या दलित समुदाय के अधिकारों से जुड़ा था। ये काम कैसे करता था? क्या ये सिर्फ शादी में पालकी इस्तेमाल करने की बात थी? पालकी तो बस एक दिखने वाला प्रतीक था। असली मुद्दा मानवीय गरिमा और सामाजिक पदानुक्रम का था। पहाड़ी समाज में कुछ विशेषाधिकार सिर्फ ऊंची जातियों के लिए थे, जैसे दूल्हे या दुल्हन का पालकी में बैठना। मतलब शिल्पकारों को ये अधिकार ना देकर उन्हें नीचे दिखाया जाता था। बिल्कुल, डोला पालकी आंदोलन इसी सामाजिक पहरेदारी को तोड़ने का प्रयास था। ये बताने के लिए था कि गरिमा पर किसी एक वर्ग का कब्जा नहीं हो सकता। और इतने कठिन रास्तों और दूर दूर बसे गांवों में ऐसा आंदोलन चलाना सच में एक बहुत बड़ी जीत रही होगी। हाँ, और ये चेतना सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही सीमित नहीं रही, ये पर्यावरण और आजीविका से भी जुड़ गई। जैसे वो कनकटा बैल आंदोलन जिसकी हमने शुरुआत में बात की। और किताब में कोट खारी आंदोलन का भी नाम है, जो भूमिहीनों को जमीन बांटने के लिए था। और खीरा कोट आंदोलन भी, जो खड़िया या चौक खनन के विरोध में था। ये सब आंदोलन बताते हैं कि वहां के लोगों का अपनी जमीन और जंगलों से कितना गहरा नाता है। असल में ये पर्यावरण आंदोलन सिर्फ पेड़ बचाने के लिए नहीं थे, ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई थे। अगर आप अंधाधुंध खनन करेंगे तो जल स्रोत सूख जाएंगे और खेती की जमीन बंजर हो जाएगी। और शायद इसी अस्तित्व को बचाने के लिए पृथक उत्तरांचल राज्य की मांग उठी। किताब के मुताबिक ये मांग सबसे पहले 1938 के श्रीनगर अधिवेशन में हुई थी। कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, ये दशकों का संघर्ष था। और फिर मई 1994 में कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की। हाँ, गैरसैंण। इतने सारे विकसित शहर होने के बाद भी गैरसैंण जैसी दुर्गम जगह को क्यों चुना गया? क्योंकि ये चुनाव आर्थिक सुविधा का नहीं, बल्कि भावना और भूगोल का था। उत्तराखंड मुख्य रूप से कुमाऊं और गढ़वाल में बटा है और गैरसैंण इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। तो मतलब ये उन लोगों को सत्ता के केंद्र में लाने की कोशिश थी जो हाशिए पर थे। एकदम सही। ये उस पहाड़ की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया था। और पहाड़ की आत्मा की बात करें तो वहां का मौसम और भूगोल सबसे बड़ी ताकत है। किताब में बारिश के आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 1500 से 200 सेंटीमीटर होती है। हाँ, और इसमें भी काफी विविधता है। वही तो। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा बारिश बाह्य या शिवालिक हिमालय में होती है, खासतौर पर टिहरी के नरेंद्रनगर में। लेकिन वृहद हिमालय के ऊपरी भागों में बारिश सबसे कम होती है। आमतौर पर तो हमें लगता है कि जो जगह जितनी ऊंची होगी वहां उतनी ज्यादा बारिश होगी। ये उल्टा क्यों है? इसके पीछे जो विज्ञान है उसे पर्वतीय वर्षा का प्रभाव या ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। आप मानसूनी हवाओं को एक
पानी से भीगे हुए विशाल स्पंज की तरह मानिए। अच्छा, स्पंज की तरह। हाँ, तो जब ये स्पंज मैदानी इलाकों से हिमालय की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले शिवालिक की ऊंची पहाड़ियां एक दीवार की तरह सामने आती हैं। हवाएं इस दीवार से टकराकर ऊपर उठती हैं, तापमान गिरता है और वो सारा स्पंज वहीं निचोड़ जाता है। ओहो, तो सारा पानी शिवालिक की तलहटी और नरेंद्रनगर में गिर जाता है। बिल्कुल। और जब तक वो हवाएं वृहद हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचती हैं, उनमें नमी नाम मात्र की रह जाती है, इसलिए वहां बारिश कम होती है। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। लेकिन सर्दियों की बारिश का क्या? शीतकाल में सबसे ज्यादा बारिश पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून में होती है और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। यहाँ 2020 का आंकड़ा है कि मुक्तेश्वर का तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। सर्दियों में तो मानसून होता नहीं, फिर ये बारिश कहाँ से आती है? ये बारिश स्थानीय नहीं है, ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। पश्चिमी विक्षोभ? हाँ, ये भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर भारत पहुंचते हैं। जब ये नमी हिमालय की ठंड से टकराती है तो बारिश और बर्फबारी होती है। ये वहां की रबी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और जीवन देने के इस तंत्र में नदियां भी बहुत अहम हैं। यहाँ अलकनंदा और काली नदी का जो अंतर दिया है ना, वो बहुत कुछ साफ कर देता है। हाँ, दोनों का चरित्र एकदम अलग है। अलकनंदा सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी है, मतलब इसमें पानी और वेग सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ काली नदी, जिसे शारदा भी कहते हैं, उसका प्रवाह पथ सबसे लंबा है, घाटी क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और ये एकदम पूर्वी हिस्से में बहती है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि अलकनंदा अगर अपनी तेज धार की वजह से शक्ति का प्रतीक है, तो काली नदी अपने लंबे सफर की वजह से धैर्य और विस्तार का प्रतीक है। बहुत सुंदर तुलना है ये। और नदियों के इसी चरित्र का असर वहां के जनजीवन पर पड़ता है। अलकनंदा का संकरा रास्ता और तेज बहाव उसे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बेहतरीन बनाता है। और काली नदी खेती के लिए अच्छी है। हाँ, वो धीरे धीरे बड़े भूभाग को सींचती है और चौड़ी घाटियां बनाती है। और छोटी नदियां भी कमाल करती हैं, जैसे उत्तरकाशी की रवाई घाटी, जिसे कमल नदी का वरदान कहा जाता है। उस एक छोटी नदी ने पूरी घाटी की खेती को इतना समृद्ध कर दिया है। सच में नदियां तो जीवन रेखा हैं। और जहां पानी रुक जाता है वहां झीलें और ताल बन जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की झीलों की ज्यामिति तो देखिए। सबसे गहरी है, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसके 9 कोने हैं। प्रकृति ने इतने सटीक आकार कैसे बना दिए? ये संयोग नहीं है, ये सब भूगर्भीय फॉल्ट लाइंस और प्राचीन ग्लेशियरों के खिसकने से तय होता है। जब बर्फ के विशाल पहाड़ खिसकते हैं तो वो चट्टानों को गहराई तक काट देते हैं। नौकुचिया ताल के 9 कोने उसी कटान का नतीजा है। और जहां प्रकृति ने झीलें नहीं बनाई, वहां इंसानों ने बना दी। किताब में गोमती नदी पर बनी बैजनाथ झील का जिक्र है, जो पहली कृत्रिम झील है। और चंपावत में श्यामला ताल है, जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है और वहां झूला मेला लगता है। हाँ, और अल्मोड़ा का तड़ाक ताल तो सच में हैरान करता है। वहां पानी निकालने के लिए 5 सुरंगें बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि बिना आधुनिक मशीनों के भी पहाड़ों में इंजीनियरिंग का कितना बेहतरीन ज्ञान था। एकदम सही। और गढ़वाल क्षेत्र में भी कई झीलें हैं, ज्यादातर चमोली में। टिहरी के महासरताल को भाई बहनों का ताल या 2 कटोरे नुमा ताल कहते हैं, और सहस्त्रताल टिहरी में है, जो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। और महासरताल की जो कहानी है वो दिखाती है कि कैसे भूगोल हमेशा स्थानीय लोक कथाओं और संस्कृति से जुड़ा होता है। और आधुनिक जल प्रबंधन की बात करें तो टिहरी की राम तीर्थ सागर, जिसे सुमन सागर भी कहते हैं, वो राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हाँ, ये टिहरी बांध का ही परिणाम है, जिसने राज्य के नक्शे पर एक बहुत विशाल जल निकाय जोड़ दिया है। और इन सभी झीलों को जो जीवित रखते हैं वो है विशाल ग्लेशियर। यहाँ लिखा है कि उत्तरकाशी का गंगोत्री या गोमुख हिमनद राज्य और गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद मुनस्यारी का मिलम हिमनद है। ये ग्लेशियर जब गर्मियों में पिघलते हैं तो ऊंचे पहाड़ों पर मखमली बुग्यालों का निर्माण होता है। बिल्कुल, बुग्याल यानी उच्च हिमालयी घास के मैदान। एक निश्चित ऊंचाई के बाद जहां अत्यधिक ठंड की वजह से पेड़ नहीं उग सकते, उसे ट्री लाइन कहते हैं। अच्छा, ट्री लाइन के ऊपर बुग्याल बनते हैं। हाँ, गर्मियों में जब वहां से बर्फ पिघलती है
तो जमीन पर मुलायम घास उगाती है। चमोली का बेदनी बुग्याल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और यहाँ दयारा बुग्याल का भी जिक्र है, जहाँ सर्दियों में स्कीइंग होती है। और चमोली के बागची बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दृश्य दिखता है। पहाड़ों की सुंदरता तो बेजोड़ है ही, लेकिन आसमान में भी प्रकृति गजब के रंग बिखेरती है। हाँ, मसूरी की विंटर लाइन, ये एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक घटना है। मतलब क्षितिज पर लाल, पीले और बैंगनी रंग की एक जादुई रेखा बन जाती है। ये सिर्फ मसूरी और स्विट्जरलैंड में ही क्यों दिखती है? क्योंकि इसके लिए तापमान व्युत्क्रमण और प्रकाश के अपवर्तन का एक बहुत जटिल खेल चाहिए होता है। सर्दियों की शाम को घाटी की ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है और गर्म हवा ऊपर परत बना लेती है। तो जब डूबते सूरज की किरणें उनसे टकराती हैं तो वो रेखा बनती है। एकदम सटीक। और इसके लिए पहाड़ की ढलान और घाटी की गहराई का जो संतुलन चाहिए वो हर जगह नहीं मिलता। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि कत्यूरी राजाओं के संस्कृत शिलालेखों से लेकर कनकटा बैल के विरोध तक और अलकनंदा की शक्ति से लेकर मसूरी की विंटर लाइन तक सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये वो जमीन है जहां इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष कभी रुका नहीं। चाहे वो डोला पालकी आंदोलन हो या अलग राज्य की मांग, सब उसी कठिन भूगोल में अपना वजूद बचाने की लड़ाई थी। और यही बात एक थोड़ा असहज करने वाला सवाल भी खड़ा करती है। आज हमने देखा कि यहाँ का इतिहास, संस्कृति और समाज सब कुछ इन ग्लेशियरों, नदियों और बुग्यालों से जुड़ा है। हाँ, प्रकृति ही उनकी पहचान है। लेकिन जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अगर ये भूगोल हमेशा के लिए बदल गया तो क्या उत्तराखंड की वो सांस्कृतिक पहचान बच पाएगी? क्या भविष्य में हम इस सभ्यता को एक ऐसी सभ्यता के रूप में पढ़ेंगे जो अपने पर्यावरण के साथ ही लुप्त हो गई? ये सच में सोचने वाली बात है। इस पर तो हमें गंभीरता से विचार करना ही होगा। तो कैसी लगी आपको आज का सेशन? ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अध्ययन केंद्र को। धन्यवाद।